हेलो एवरीवन, भाई सर राजकिशोर राज सोर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। आज हम हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो अगला जो क्लास है उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है और इसके लिए कौन कौन से एक्ट अप्लाई होते हैं। तो देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो सब प्रॉपर्टी होती है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि हम माइंड से क्या करते हैं, हम अपने बौद्धिक स्तर का इस्तेमाल करके, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके जिसको हमने क्या किया, फ्रेम किया। अक्सर ये कोई डिज़ाइन हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, कोई म्यूजिक हो सकती है, या तो फिर कोई बुक्स हो सकती है, कोई नावल हो सकती है, या सिंबल हो सकता है, लोगो हो सकती है, या फिर कोई आपके पास कंटेंट हो सकती है, नेम हो सकता है, मेनी काइंड होती है। हम लोगों ने कई टॉपिक में हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हम रखते हैं। तो वैसे इनके कई टाइप के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, तो उसमें से अलग अलग टाइप को हम लोगों ने कैटेगरी करके बांटा है। जैसे कुछ जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो ट्रेडमार्क एक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, कुछ जो कहना चाहिए आपके पास इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है वो आपका पेटेंट्स एक्ट के थ्रू आएगा, कुछ आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो कॉपीराइट्स एक्ट में आती है, कोई आपके पास कहना चाहिए लैंड इंडिकेशन के अकॉर्डिंग आती है, या प्लांट एंड फार्मर्स एग्रीकल्चर एक्ट के थ्रू आती है। तो अलग अलग टाइप के आपके पास कहना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग एक्ट आती है। ठीक है, एक डिजाइन एक्ट भी है हमारे पास जो डिजाइन के लिए बेसिकली फॉलो होती है। तो बहुत सारे हैं। तो जो मेन जो हमारे पास जो प्रॉपर्ली जो हमारे पास जो पॉपुलर जो एक्ट है उनमें से एक हमारे पास ट्रेडमार्क। क्या है? ट्रेडमार्क। तो देखते हैं ट्रेडमार्क क्या है और ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया है। तो देखो, ट्रेडमार्क बेसिकली वे सारे लोगो, नेम, सिंबल, या तो फिर कहना चाहिए आपका डिजाइन हो गया, शेप हो गया, या तो फिर कोई लेटर हो गया, ठीक है, इन सब के लिए इस्तेमाल होती है। ज्यादातर जो ट्रेडमार्क जो होती है वो आपके पास कोई डिजाइन हो गया, शेप हो गया, आपके पास सिंबल हो गया, लोगो हो गया, कोई कलर मार्क भी होता है उसका भी हो सकता है, उसका भी हम लोग पेटेंट्स ट्रेडमार्क हम करा सकते हैं। तो देखो, ट्रेडमार्क में जैसे मैं एग्जांपल में आपको देना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये मैकडॉनल्ड का जो एम है एक्चुअली एक सिंबल है। क्या है? सिंबल। मैकडॉनल्ड का जो एम है वो यहाँ पर एक सिंबल है। सिंबल का भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रेडमार्क करा सकते हैं। मतलब ट्रेडमार्क के अंडर में ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आते हैं। सिंबल आ सकता है, या तो फिर कुछ स्लोगन जैसे आई एम मूविंग इट, ठीक है ना, जियो दिल से, ऐसा जो स्लोगन होता है उसका भी आप क्या कर सकते हो, आप उसका रजिस्टर्ड करा सकते हो अकॉर्डिंग टू ट्रेडमार्क एक्ट। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास शेप, जैसे कि देखो एक कोका कोला का जो बॉडी है एक्चुअली उस शेप का भी हम चाहे तो हम क्या करा सकते हैं? ट्रेडमार्क करा सकते हैं। प्लस नेम का, जैसे यहाँ पर कोका कोला लिखा होता है, कोको कोला, कोको कोला, ठीक है, तो इसका भी हम लोग क्या करा सकते हैं? ये करा सकते हैं हम लोग। इसके अलावा कलर का भी हो सकता है, लेकिन जैसे ऑरेंज कलर का है, कलर का भी, कलर मार्क का भी हम लोग क्या करा सकते हैं? ट्रेडमार्क हम करा सकते हैं। या फिर कोई लोगो हो सकता है, ये बॉक्स वगैरह का क्या है? लोगो है। तो कोई लेटर, कोई नेम, कोई डिजाइन, कोई शेप, कोई कलर, ये सब किसके अंडर में आते हैं? ट्रेडमार्क के अंडर में आते हैं। किसके अंडर में आते हैं? ट्रेडमार्क। जबकि कोई इनोवेशन या कोई टेक्नोलॉजी क्रिएशन या तो फिर कोई फॉर्मूला या कोई प्रोसेस, वो सब आती है किसके थ्रू? पेटेंट्स के थ्रू। जबकि कोई कहना चाहिए आर्टिस्टिक जो वर्क रहता है, कोई पोएट्री हो गया, कोई आपके पास लिटरेरी वर्क, कोई बुक हो गया, कोई नॉवेल वगैरह हो गया, या कोई म्यूजिक जो कंपोज है, या कोई गाना है, या कोई पिक्चर है, ये सब आती है कॉपीराइट में। क्लियर है? तो हम लोग ट्रेडमार्क में क्या कवर करने वाले हैं? लोगो, डिजाइन, शेप, नेम, लेटर, या तो फिर आपके पास आपका कोई कलर, ये सब आती है किसके थ्रू? ट्रेडमार्क। तो देखते हैं हमारे पास ट्रेडमार्क क्या बोलता है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क में इंक्लूड होता है कोई वर्ड, ट्रेडमार्क में इंक्लूड क्या होता है? कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई सिंबल, कोई लोगो, स्लोगन, आई एम मूविंग इट, ठीक है, आई एम मूविंग इट, जियो दिल से, ये जो टाइटल है, जो स्लोगन है, ये सब उसका भी आप क्या करा सकते हो? रजिस्टर्ड करा सकते हो। ये भी किसके अंडर में होगा? ट्रेडमार्क के अंडर में होगा। उसके बाद कोई डिजाइन हो गया, दैट डिफरेंस प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ वन बिजनेस, ठीक है,
जो क्या करता है किसी बिजनेस के प्रोडक्ट को या सर्विस को अपने कॉम्पिटिटर से क्या करता है, अलग करता है। ये सब किसके थ्रू आते हैं, ट्रेडमार्क थ्रू आते हैं। ये कौन कहता है, इस एक्ट का सेक्शन 2ZB, अंडर सेक्शन 2ZB के थ्रू डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन 2M में ट्रेडमार्क में इंक्लूड होता है कुछ नॉन कन्वेंशनल मार्क, लाइक आपके पास कोई कलर मार्क हो गया या कोई साउंड मार्क हो गया। साउंड का भी जो म्यूजिक जो पैटर्न होता है लिखने का, उसका भी ट्रेडमार्क हो सकता है। ये अंडर सेक्शन 2M के थ्रू बोला गया है इसी एक्ट का। तो सर इसमें जैसे कि आपके पास कोई डिवाइस, ब्रांड, लेबल, टिकट, नेम, सिग्नेचर, वर्ड, लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, ये सब भी ट्रेडमार्क में आते हैं। ट्रेडमार्क का दायरा धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे हमारी बिजनेस कंपटीशन बढ़ते जा रही है, लोग ट्रेडमार्क की अहमियत को समझते हैं और फिर नए नए कैटेगरीज का जो है ये सब इंटेलेक्चुअल एसेट जो है वो बढ़ते जा रही है, इनका दायरा क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है सर, आप बहुत समय से बात कर रहे हो, ये जो ट्रेडमार्क का एक्ट है, ये देखो ये सब तो ट्रेडमार्क के अंडर में आने वाले सारे आपके पास इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो सर इनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, अब इनका हम अपना कैसे बनाएं, हमारे अधिकार में इसको कैसे करें, तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के थ्रू प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप किसी डिजाइन को, किसी शेप को, किसी कलर मार्क को या किसी लोगो को, किसी वर्ड को, किसी लेटर को, किसी नेम को रजिस्टर्ड कराना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो फिर ये डिजाइन, ये लोगो फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यानी ट्रेडमार्क के लिए कौन सा एक्ट लागू होगा, ट्रेडमार्क के अंडर में आने वाले जितने भी इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं उनके लिए लगेगा ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ये प्रेजेंट में उसका नाम है, जबकि अर्लियर जब ये बना था इंडिया में फर्स्ट टाइम तो ट्रेडमार्क एक्ट था 1958, जिसको अमेंडमेंट करके 1999 में क्या कर दिया गया है, इसको रद्द करके रिपीट करके नया एक्ट फ्रेम किया गया है। अर्लियर एक्ट जो है वो आपका ट्रेडमार्क एक्ट 1958 है, इससे पहले वाला अर्लियर, जबकि लेटेस्ट जो अभी चल रहा है हमारे पास इंडिया में वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग, अगर हमको किसी भी ट्रेडमार्क को इस एक्ट के थ्रू रजिस्टर कराना है तो क्या प्रोसीजर करना है। बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, कुछ सावधानियां भी हैं जो हमको रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास ये कुछ स्टेप है जिसके थ्रू हम अपने किसी डिजाइन लोगो को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अगर आप अपने किसी बिजनेस मार्क को या फिर कहना चाहिए आपके पास कॉमर्शियल किसी साइट को, जिसको भी वेदर आप उसको रजिस्टर्ड कराना चाहते हो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बिफोर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वन मस्ट मेक श्योर अ सिमिलर ट्रेडमार्क डजंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आप किसी लोगो को रजिस्टर करना चाहते हो, नेम को या टाइटल को, तो आप पहले इंश्योर हो जाओ कि यार आप जिस लेटर को, नेम को रजिस्टर करना चाहते हो, कहीं ऐसा सेम लेटर पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है। क्योंकि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड किए हुए लेटर के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो वो रद्द हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडमार्क एक्ट आपको के थ्रू वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। जब ट्रेडमार्क एक्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन होती है तो पहले से क्या करती है हमारी जो अथॉराइज बॉडी है वो चेक करती है कि जिस लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन आ रही है क्या पहले से ऐसा कोई एग्जिस्ट तो नहीं है। तो आप पहले से अपना टाइम और पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो पहले चेक कर लो कि आप कोई नेम, टाइटल, लोगो जिसको रजिस्टर करना चाहते हो ऑलरेडी वो किसी और का तो नहीं है, क्योंकि जो पहले से रजिस्टर्ड है उसका आपके नाम में तो रजिस्टर्ड हो नहीं पाएगा। तो आपको पहले से खुद से क्या करना पड़ेगा, श्योर होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले खुद से श्योर हो जाओ कि आप जिस नेम या लोगो का या साइन का या सिंबल का रजिस्टर्ड कराने जा रहे हो अपने इंटेलेक्चुअल एसेट्स का, वो पहले से तो रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा ये जो एक्ट है वो फॉलो करता है वेल नोन मार्क को। ठीक है, तो रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ऑफ वेल नोन मार्क ये क्या कहता है, जैसे जो बहुत मोस्ट पॉपुलर जो लोगो हैं, जो ऑलरेडी डिजाइन है, जो पहले से रजिस्टर्ड है, जैसे गूगल का है, ठीक है, या तो आपके पास कहना चाहिए एप्पल का है, ब्लैकबेरी का है, एडिडास का है, या तो फिर आपके पास मैकडोनल्ड का है। तो जो ऑलरेडी पॉपुलर, जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, यहाँ बहुत फेमस है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनका कॉपी कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। हम जो वेल नोन मार्क है हम उसकी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं, उनसे कोई विवाद ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कहीं ऐसा कोई ही लोगो तो नहीं हो रहा है। जैसे कि क्या हुआ था, है ना,
इसके लिए एक कहना चाहिए हमारे पास इंडिया में केस भी हो गया था, आकाश अरोड़ा जी का केस हो गया था, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मतलब आप जो जाना पहचाना जो चर्चित जो ऑलरेडी ट्रेडमार्क है उससे मिलता जुलता ना हो, नहीं तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, अगली कंपनी आपके ऊपर केस कर सकती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद करेंगे दो चीज हम पहले क्या करेंगे, क्या हम पहले से सुनिश्चित करेंगे पहले से कोई रजिस्टर्ड तो नहीं है, या किसी वो फेमस किसी ट्रेडमार्क का कॉपी तो नहीं हो रहा है, या उससे मिलता जुलता तो नहीं है। और तीसरी बात फिर हमको करनी पड़ेगी, हम मल्टी क्लास एप्लीकेशन के हिसाब से हम उसमें फाइलिंग कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। देखो हमारा जो ट्रेडमार्क है, जो लोगो है, वो उसकी अलग अलग क्लास में बटी होती है, तो हम जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विस का हम क्या करने वाले हैं, जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विस के लिए हम अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने वाले हैं, उस क्लास में जाकर हम उसके लिए क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। अलग अलग क्लास बनी होती है, जैसे मान लो अगर मैं गुड्स की बात करूं तो एक बात के लिए मोबाइल, तो मोबाइल का एक अलग क्लास है, उसमें बहुत सारा वैरायटी है। अब मान लो मोबाइल का कराना है तो मोबाइल का एक अलग क्लास है, सेक्शन है, उसमें जाकर आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सपोज अगर आप टीवी का क्या कराना चाहते हो, टीवी के लिए आप अपना ट्रेडमार्क कराना चाहती हो, तो टीवी के लिए अलग क्लास है, फुटवेयर के लिए अलग क्लास है, अलग अलग जो गुड्स है उनकी अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। सेम सर्विस का भी है, जैसे आपका हॉस्पिटल इंडस्ट्री का सर्विस का अलग एक कहना चाहिए क्लास है, या तो फिर आपका कहना चाहिए आपके पास होटल का अलग अलग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का अलग है, हर सर्विस सेक्टर का अलग अलग क्या उसमें सेक्शन बना हुआ है। उस आप जिस सेक्शन में आते हो, जिस सेक्शन के लिए आपको रजिस्टर्ड कराना है ट्रीटमेंट, उस सेक्शन में जाकर आपको फाइल करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम फाइलिंग करेंगे अपने मल्टी क्लास को चूज करके, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पीरियड होगा 10 साल का, जो ट्रेडमार्क हमको रजिस्टर्ड करके दी जाएगी हमारे नाम पर, वो 10 साल के लिए रजिस्टर्ड रहेगी। 10 साल के बाद चाहे तो हम फिर से उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है हम अपने ट्रेडमार्क के साथ @ मतलब ये अंडर सर्कल आर करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फिर सिंबल हो जाएगा कि ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। हम जो साइन या डिजाइन या जो लोग यूज कर रहे हैं, भैया समझ आओ ये रजिस्टर्ड है, इसको कॉपी करने की कोशिश मत करना, ऐसा सर्कल बना होता है। ठीक है, और ये आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट या फुलफिल हो जाए। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है किसी भी अपने ट्रेडमार्क को, तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या कर लो, इंश्योर हो जाओ कि कहीं से ऑलरेडी ये कोई एग्जिस्ट तो नहीं हो रहा है, पहले से तो मौजूद नहीं है। दूसरी बात, कोई वेल नोन मार्क का ये कॉपी या तो फिर उसे मिलता जुलता ना होना चाहिए। हम अपने क्लास में जाकर फाइल कर लेंगे, फाइलिंग करने के बाद ये 10 साल के लिए हमारे नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगी, और फिर 10 साल के बाद हम चाहे तो इसको रिन्यूअल भी करा सकते हैं। और कहना चाहिए उसके बाद फिर हम अपने लोगों के साथ अंडर सर्कल आर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारे पास क्या है, ये जो ट्रेडमार्क है अलग अलग कई सारी कैटेगरी होती है। जब हम ट्रेडमार्क रखते हैं, अक्सर हम कोई लोगो वगैरह डिजाइन करते हैं, हम क्यों करते हैं यार, ये कोई ऐसा सिंबल हो या ऐसा कोई लोगो हो जिससे हमारे गुड्स या सर्विस की एक अलग से क्या हो जाए, मार्केट में इंट्रोडक्शन मिले, इसके थ्रू उसकी कहना चाहिए पहचान मिले, ताकि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस अलग से पूरे कंपटीशन में अलग से पहचाना जा सके, और ताकि हमको बिजनेस को लीड करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। हम खुद चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को लीड करना चाहते हैं ट्रेडमार्क के थ्रू, तो ट्रेडमार्क को सोच समझ के रखना चाहिए। कहीं कुछ ऐसा आलतू फालतू नहीं रख लिए जिसके थ्रू आपको बिजनेस में उसकी कोई खास गुडविल या वैल्यूएबल वो बन ही नहीं रही आपकी प्रोडक्ट या सर्विस। तो ट्रेडमार्क को रखते समय काफी सुझाव आपको चाहिए होता है, या फिर सोच समझ के समझदारी पर डिसीजन होता है, उसके बाद आपको रखना चाहिए। तो कुछ कुछ कैटेगरी है, जैसे ट्रेडमार्क को आप रखना है तो किस किस टाइप की कैटेगरी के हम ट्रेडमार्क रख सकते हैं। एक है आपके पास कुछ जनरिक, मतलब वो होता है ना, हर चीज प्रोडक्ट में मिलती है आपको, जैसे कुछ यार एक्सपेंसिव भी होती है, कुछ ऑर्डिनरी भी मिल जाती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी रहती है, तो यार ट्रेडमार्क का भी कैटेगरी कर दिया गया है। ट्रेडमार्क का कैटेगरी मतलब ट्रेडमार्क की भी रेटिंग चल रही है, कौन सा एकदम आसान वाला ट्रेडमार्क है और कौन सा वाला जो है एकदम कहना चाहिए स्टैंडर्ड वाला है, ब्रांडेड। ठीक है, तो उसकी भी कैटेगरी होती है। तो ट्रेडमार्क जब हम करते हैं तो कितना वो वैल्यूएबल है, कितना वो नॉर्मल है, तो उसके हिसाब से कैटेगरी कर दी गई। हमेशा ये होगा जरूरी नहीं है, लेकिन वैल्यूएबल होता है इस कैटेगरी का। एक होता है जेनरिक कैटेगरी। जेनरिक कैटेगरी मतलब एकदम आसान, मतलब इसके लिए ज्यादा कुछ अपना तुम दिमाग
लड़ा नहीं रहे हो, तुम सिंपल से क्या कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में तुम ट्रेडमार्क करा रहे हो, तुम उससे मिलता जुलता या उससे लगा हुआ कोई क्या कर लो, नाम सजेस्ट कर लो। जैसे हमको अपने किसी प्रोडक्ट का नाम रखना है, जैसे मैं आपको टाटा कंपनी का एग्जांपल देता हूँ, जैसे टाटा ने टाटा स्टील करके ऐसा देखो, टाटा स्टील, तो यार ठीक है, एक ऐसा नेम जो बिल्कुल आपके प्रोडक्ट से ही क्या करता है गया है कि नाम पर रखा गया है, उससे मिलता जुलता है, उसमें कुछ मतलब उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ दिमाग लगाना नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल एकदम सिंपलिसिटी। ठीक है, टाटा स्टील, ठीक है, तो ये देखो टाटा, आप लोगों ने टाटा नमक भी देखा हो, नमक है भाई, तो सिंपल आपने क्या किया, प्रोडक्ट क्या है, नमक है तो टाटा नमक, ठीक, स्टील है टाटा स्टील, सिंपल रख दिए, कुछ ज्यादा इसमें सोच समझने की उतने ज्यादा जरूरी, जो प्रोडक्ट है उससे मिलता जुलता ही आपने कोई नाम सजेस्ट कर लिया, सिंपल, वेरी सिंपल, दैट इज जेनरिक ट्रेडमार्क। क्या बोले कि जेनरिक, इसको आप लोग सिंपल जो बोल सकते हो, कि बहुत ही क्या रहना चाहिए, सिंपल टाइप का ट्रेडमार्क होता है। ठीक, उससे थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं तो आता है डिस्क्रिप्टिव। क्या, डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव लोगों क्या होता है, एक ऐसा ट्रेडमार्क होता है, या डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क क्या होता है, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को थोड़ा डिस्क्राइब करे, उसके बारे में थोड़ा सा क्या करे, एक्सप्लेन करे, ठीक है, उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा क्या करे, बताए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को क्या करे, एक्सप्लेन करे। तो डिस्क्रिप्टिव क्या करता है, आपके प्रोडक्ट के कैरेक्टर को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब करता है कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट। सर जैसे फेयर एंड लवली, तो फेयर एंड लवली आजकल ग्लो एंड लवली कर दिया गया है, ठीक है, तो फेयर एंड लवली तो क्या क्रीम है, फेयरनेस क्रीम है, उसका काम क्या है, फेयर करना, मतलब चेहरे में निखार लाना, तो नाम ही रख दिया गया फेयर एंड लवली। ठीक है, तो इसी तरीके से है ना, तो जैसे गुलाबरी, गुलाब जल का उसका रहता है, तो वैसे ही अपन रख देते हैं, तो फेयर एंड लवली उसका काम, उस कैरेक्टर है कि फेयर करेगा, इस टाइप से, तो ये आपका क्या है, डिस्क्राइब करता है। एक होता है आपके पास सजेस्टिव, सजेस्टिव मतलब ये आपके प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है उसके कैरेक्टर को। ठीक है, जैसे आप लोगों को देखा होगा कई सारे प्रोडक्ट में aqua, aqua वर्ड लिखा रहता है, aqua, aqua, aqua मतलब समझ जाओ वो पानी से रिलेटेड है, लिक्विड से रिलेटेड है। ठीक है, एक चलती है आपके पास हैबिटेट, हैबिटेट एक्चुअली वो सब आपके पास फर्नीचर लाइन में चलती है, हैबिटेट करके, हैबिटेट ऐसा आपने कुछ रख दिया, मतलब समझ जाओ उसका प्रोडक्ट जो है वो वुडन का है, किसका है, वुडन का। एक्वा मतलब आपके पास पानी से रिलेटेड है, तो आप ये क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि इसका प्रोडक्ट तो इस टाइप का होने वाला है। तो अगर आपका जो ट्रेडमार्क है बिल्कुल प्रोडक्ट्स के नॉर्मलाइज है, वो सिंपल है, तो वो आपका जेनरिक टाइप का वो आपका ट्रेडमार्क है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क कुछ ऐसा है जो आपके प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, आपको डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क बोल सकते हैं उसको। अगर आपका ट्रेडमार्क कुछ ऐसा है जो आपकी प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक को सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे उसको सजेस्टिव ट्रेडमार्क। क्या बोलेंगे, सजेस्टिव। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। कुछ ट्रेडमार्क आर्बिट्रेरी का कैटेगरी के होते हैं। क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी ट्रेडमार्क थोड़ा सा रिस्की है ना, रिस्की ऐसा है, अगर आपको अपने गुड्स एंड सर्विस को एकदम फुल कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कुछ आप जानते हो कि कुछ हट के करना चाहते हो, तो कुछ ऐसा ट्रेडमार्क सजेस्ट करो जो आपकी प्रोडक्ट से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक पॉपुलर वर्ड है, वर्ड पॉपुलर है, डिक्शनरी में भी अवेलेबल है, लेकिन आपके प्रोडक्ट से उसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे मोबाइल का नाम आपने देखा होगा, मोबाइल कंपनी आईफोन एप्पल रखती है, और उसने एक कटा हुआ सेव रख देती है अपने मोबाइल पे, ऐसा कुछ इस तरीके से, है ना, कटा हुआ सेव आ जाता है, ये ऐसा मैं रख देता हूँ यहाँ पर एप्पल का ही, ठीक है, सॉरी वैसे डिजाइन उतनी अच्छी हो नहीं पाती है, तो मैं यहाँ पे ही रख देता हूँ, ये मान लीजिए एप्पल का कटा हुआ सेव, ठीक है, ये क्या है, कंपनी नाम रखा है एप्पल, जबकि है क्या, मोबाइल, फ्रूट, कोई फ्रूट तो अपन वेंडर नहीं है, कोई फूड प्रोडक्ट तो नहीं है, हमने नाम रख दिया एप्पल। ब्लैकबेरी वो भी मोबाइल का है। तो देखो यहाँ पर नाम और प्रोडक्ट में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपने एक ऐसा पॉपुलर वर्ड उठा लिया डिक्शनरी से, जिस है ना, और आप उसने अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू आपने ब्रांडिंग कर दी, तो आपने क्या किया, आर्बिट्रेरी, ठीक है, आर्बिट्रेरी मतलब आपने डिफरेंट रख लिया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है ना,
आपको अलग से क्या करती है, आपके प्रोडक्ट से बिल्कुल इसका कोई कनेक्शन नहीं है और आपने उसको क्या कर लिया, अपने ट्रेडमार्क में क्या कर लिया, शामिल किया और आपके प्रोडक्ट को एक नई इमेज दे रहा है। तो ऐसा ट्रेडमार्क जो आपके प्रोडक्ट से कोई लिंक नहीं रखता लेकिन डिक्शनरी में है अवेलेबल और आपने ऐसा वर्क रख लिया तो उसे हम बोलेंगे क्या, आर्बिट्रेरी ट्रेडमार्क। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क में हम इसको शामिल करते हैं और जबकि उससे भी मोस्ट जो कहना चाहिए जो स्टैंडर्ड है वो आपके पास है इन्वेंटेड या क्वाइंट ट्रेडमार्क। सर इन्वेंटेड या क्वाइंट ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऐसे नाम से सजेस्ट करने वाले हो या उसका लोगो रखने वाले हो या नेम रखने वाले हो जो डिक्शनरी में भी नहीं है। बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो, आप हटके काम कर रहे हो। जैसे कि आपके पास जो है गूगल गूगल कंपनी ने गूगल रखा अपना ट्रेडमार्क, तो गूगल का कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखा जाए तो गूगल है और एक और अच्छा सा मैं आपको बताने वाला था इसमें, गूगल है, सॉरी माइंड से थोड़ा मेरे साथ निकल रहा है, दिमाग तो है उसी का, चलो ठीक है। गूगल देखो ये आपके पास ऐसा है जो आपका कहना चाहिए प्रोडक्ट से बिल्कुल उसका कोई कनेक्शन नहीं है, वर्ड ही क्या है, नया है, ठीक है ना, डिक्शनरी में इसका कोई मीनिंग आपको मिलेगा, तो इसने उसने ये नाम क्या रख लिया, सजेस्ट कर लिया। जबकि ये खुद ने आपने क्या किया, वर्ड सजेस्ट किया, वर्ड पहले था ही नहीं डिक्शनरी में, आपने एक ऐसे वर्ड को ही पिक किया जो पहले से डिक्शनरी में या फिर आपके वोकैबुलरी में शामिल नहीं था। तो ऐसे वर्ड को कहना चाहिए आपके पास लोगो के रूप में या फिर ट्रेडमार्क के रूप में एक्सेप्ट करना आपका इन्वेंटेड ट्रेडमार्क कहलाएगा। तो देखो सबसे लाइट जेनरिक, उसके बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव, उससे थोड़ा सा अच्छा सजेस्टिव, उससे अच्छा आर्बिट्रेरी और ज्यादा जो स्टैंडर्ड है वो आपका क्वाइंट नेचर का, जिसको डिक्शनरी मीनिंग भी नहीं होती उसको आपने करके रखा है ट्रेडमार्क के लिए। तो ये उसकी कुछ कैटेगरी है आपका ट्रेडमार्क का, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी है, आप लोगों को याद रखना है। तो ये सीक्वेंस है इसका प्रॉपरली, सबसे आसान जेनरिक ट्रेडमार्क, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद सजेस्टिव, आर्बिट्रेरी, इन्वेंटेड या क्वाइंट में एक आध दो और एग्जांपल आप लोगों को बता दूंगा, थोड़ा सा माइंड से हट रहा है कभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या इसमें देखते हैं। अब यार ये जो हमारा जो ट्रेडमार्क एक्ट है उसकी कुछ इंपॉर्टेंसी है, जैसे कि इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 जो हमारे इंडिया में चल रहा है। एक तो हमारा जो ट्रेडमार्क एक्ट है वो फॉलो करता है नाइस क्लासिफिकेशन को, पहले भी डिस्कशन कर चुके थे। नाइस क्लासिफिकेशन मतलब मैंने आपको बताया था फाइलिंग जब करते हैं तो उस मल्टी क्लास में से क्लास को चूज करके आपको करना पड़ता है। क्या होता है नाइस क्लासिफिकेशन, एक स्टैंडर्ड जो है ट्रेडमार्क का क्लासिफिकेशन सेट है, उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक क्लास बना दिया गया है और गुड्स का अलग कैटेगरी और सर्विस का अलग कैटेगरी। अगर आप ट्रेडमार्क जो है गुड्स के लेकर आ रहे हो तो वो गुड्स कैटेगरी का अलग है और कहना चाहिए सर्विस के लिए उनकी कैटेगरी अलग है। अब जिस टाइप का गुड्स है आपका उस कैटेगरी में जाके आपको फाइल करना पड़ेगा, जिस टाइप का सर्विस है उस कैटेगरी में जाकर आपको फाइल करना पड़ेगा। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आजकल कहना चाहिए मल्टीलेटरल बिजनेस करने वाले हैं, इंटरनेशनल लेवल का हम बिजनेस कर रहे हैं। इंडिया में कई सारी कंट्रियों के साथ हमारा ट्रेडिशनल ट्रेड टाई अप होता है, तो हम चाहते हैं कि हम जो दूसरे कंट्री के जो ट्रेडमार्क है ना, उनकी भी क्या करें, जो लोग सिस्टम है उसको भी हम भी अपनाएं ताकि हमारे में और दूसरों में सिमिलैरिटी रहे, ठीक है। उनके ट्रेडमार्क को हम गलती से इस्तेमाल ना करें, हमारे ट्रेडमार्क को वो गलती से इस्तेमाल ना करें, यानी मतलब जो अलग अलग कंट्रियों के साथ इंटरनेशनल लेवल की जो बिजनेस चल रही है उसमें कोई दिक्कत ना हो आगे चल के, इसलिए हम क्या करते हैं नाइस क्लास को या नाइस क्लासिफिकेशन को हम भी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो नाइस क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि 2 क्लास बनाए गए हैं, एक गुड्स का एक सर्विस का। तो कुछ क्लास ऐसे हैं 1 से लेकर 34 तक की क्लास जो है वो गुड्स के लिए है, ठीक है। अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग क्लास है। जिस गुड्स के लिए आप ट्रेडमार्क बनाने जा रहे हो उस गुड्स की क्लास में जाकर आपको उसके लिए फाइल करना पड़ेगा। और दूसरी बात अगर सर्विस में हो तो 35 से लेकर 45 तक की जो क्लास है वो सर्विस एरिया के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए जो ट्रेडमार्क है उनके लिए अप्लाई होती है या उनके लिए फाइलिंग की जाती है, एप्लीकेशन की जाती है।
तो हम लोग नाइस क्लासिफिकेशन जो एक स्टैंडर्ड क्लास है या क्लासिफिकेशन है ट्रेडमार्क के लिए, उसको हम भी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, ताकि कराची इंटरनेशनल ट्रेड में हमको कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ वेल नोन ट्रेडमार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी देख चुके थे, जब पहला जो अपन रजिस्ट्रेशन वाली बात जब देखे थे कैसे हम लोग ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करें, तो उस समय भी बताया था कि हम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, किसको, वेल नोन ट्रेडमार्क को। इसका मतलब क्या है, अगर कोई जाना पहचाना कोई फेमस या पॉपुलर ट्रेडमार्क है, आप उससे मिलता जुलता आप ट्रेडमार्क नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे कहना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर फेमस पॉपुलर कहना चाहिए ट्रेडमार्क है, गूगल है, याहू है, एप्पल है, ब्लैकबेरी है, ठीक है, रिलायंस का है अपना, टाटा का है अपना, ठीक है। तो ये फेमस है, आप उससे मिलता जुलता मत रखो। यही हुआ था हमारे याहू और आकाश अरोड़ा वाले केस में। याहू तो एक इंटरनेशनल लेवल का पॉपुलर वेबसाइट है, तो हमारे आकाश अरोड़ा जी ने क्या किया इंडिया के, है ना, याहू इंडिया करके क्या कर लिया, याहू इंडिया बना दिया, याहू का याहू इंडिया, और उस नाम से उन्होंने क्या कर दी, है ना, वेबसाइट बना दी। जबकि याहू एक वेल नोन कंपनी है और उसका ट्रेडमार्क है, तो उसी ट्रेडमार्क में बस इंडिया जोड़ के क्या कर लिया, जो कि कहना चाहिए हमारे कस्टमर को ये भ्रमित करने वाला है, याहू और याहू इंडिया कहीं उसी का तो नहीं है। तो इसके लिए याहू कंपनी ने क्या कर लिया, आकाश अरोड़ा के ऊपर केस कर दिया, और कोर्ट ने भी फैसले को याहू कंपनी के फेवर में दिया, और आकाश अरोड़ा को काफी बड़ी अमाउंट को पेनाल्टी और उनका क्या हुआ, है ना, उसको लग गया। इसका केस है पूरा। तो ये है कि आप क्या करोगे, किसी भी वेल नोन ट्रेडमार्क को आप नकल करने की कोशिश नहीं करोगे, उससे मिलता जुलता नहीं करोगे, नहीं तो उसके लिए सख्त कार्रवाई की जा सकती है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, वेल नोन कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, प्लस नाइस क्लासिफिकेशन भी हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगला देखते हैं, अगर आप ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हो तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रेडमार्क राइट, अगर आपके ट्रेडमार्क या आपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड किसी ट्रेडमार्क को आपने रजिस्टर्ड करा लिया है, तो आपको क्या क्या फायदा होने वाला है या क्या उस आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इफ अ पर्सन, अगर कोई भी पर्सन आपके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर लेता है, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, सीधी सी बात है, पहला, ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर केस कर सकते हो। और रजिस्टर्ड ऑफ ट्रेडमार्क इज नॉट, अच्छा, इसके लिए एक चीज और है हमारे पास, इफ अ पर्सन इज यूजिंग अ सिमिलर मार्क ऑफ सिमिलर गुड्स और सर्विस, द अदर पर्सन कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द पर्सन इन फैक्ट ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड और नॉट। हमारे इंडिया में क्या चलता है, अगर कोई पर्सन ट्रेडमार्क किसी दूसरे पर्सन के ट्रेडमार्क को इस्तेमाल करता है, तो दूसरे पर्सन के पास राइट्स है कि उसके ऊपर सू कर सकता है, केस कर सकता है, भले ही वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो। सर ये क्या बात करो, आप तो रजिस्टर्ड हो, कहने का मतलब ये है, अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी केस कर सकते हो, बल्कि लेकिन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने ये ट्रेडमार्क उस पर्सन से पहले से आप उसको चला रहे हो। यानी आपके पास कोई डिजाइन है या आपने कोई लोगो बना के रखा है, और अगर वो रजिस्टर्ड है तब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी है और आपने उससे क्रिएटिव आपने करी है और आप जमाने से उसको चलाते आ रहे हैं, और कोई नया बंदा आया, ठीक है, और उसको इस्तेमाल करके वो क्या कर रहा है, उसको इस्तेमाल करके अपने बिजनेस में उपयोग कर रहा है, या जैसा भी उसने यूज कर लिया, तो भी आपके ऊपर राइट्स है कि आप उस पर्सन के ऊपर केस कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले से उसको क्रिएट करके रखा है। हालांकि रजिस्टर्ड नहीं कराया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसके ऊपर पेनाल्टी के लिए क्या कर सकते हो, या कंपनसेशन के लिए आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। तो देखो हमारे इंडिया में क्या चलता है, हमारे इंडिया में रजिस्ट्रेशन ऑफ टीएम इज नॉट प्री रिक्विजिट इन ऑर्डर टू सर्टेन सिविल और क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द ट्रेडमार्क इन इंडिया। भारत में कुछ सिविल या फिर सिविल एंड द क्रिमिनल ऑर्डर के थ्रू, मतलब ये छूट दी गई है कि अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। अगर आपने उसको क्रिएट किया वो भी उससे पहले से आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगले पार्टी के ऊपर आप केस कर सकते हो, उसका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है।
और उसके बाद है अगर आप केस करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, रिलीफ क्या क्या मिलेगी आपको, सामने वाले के ऊपर इस ट्रेडमार्क को है ना बंद करने का आप क्या कर सकते हो, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। इंटरिम इंजेक्शन का मतलब ये है कि अब जो पर्सन हमारे ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर रहा था उसको ये अब इस्तेमाल करने के लिए बंद करने का ऑर्डर दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर इस लोगो या ट्रेडमार्क को इस्तेमाल करके, ठीक है, आपको जो नुकसान हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको डैमेज के लिए उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। या फिर इस लोगो को इस्तेमाल करके अगले पार्टी ने, ठीक है, जो उसका पेटेंट ट्रेडमार्क होल्डर नहीं है, उस है ना उसने जिसने यूज कर लिया, तो इस ट्रेडमार्क का यूज करके जो भी उसने कमाया है वो भी उसे क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ सकता है। या फिर कोर्ट क्या करेगी, उसको वापस करने के लिए ऑर्डर दे सकती है। डिलीवरी ऑफ द इन्फ्रिंजिंग गुड को डिलीवरी करवा देगी, मतलब आपके ट्रेडमार्क को कोई अगला पार्टी इस्तेमाल करके जो गुड्स बना के रखा है या जो उसके गोडाउन में जो पड़ा है उसको क्या कर लेगी, उससे वापस जो होल्डर है, ट्रेडमार्क होल्डर है, उसको वो डिलीवर करा देगा कि भैया इस गुड्स पर राइट तुम्हारा हुआ। और उसके बाद है कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, जो क्रिएटर है या जो होल्डर है अगर उसको केस फाइलिंग करने का जो कॉस्ट आता है उसको भी कंपनसेशन के रूप में दिलाया जा सकता है। इतनी सारी बातें आपको ट्रेडमार्क से रिलेटेड आपको क्या करनी है, जानना है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों के सारे वीडियो समझ में आ गया होगा, सारा जो लेक्चर जो हमने करा है वो आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्लास देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।